नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो जाती है और ये सरगर्मी गर्मी के मौसम से भी ज़्यादा तेज हो जाती है। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करेंगे आदर्श आचार संहिता की, यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। इससे पहले कि हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको आदर्श आचार संहिता के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इसमें जानने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ। निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनावों की घोषणा किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी प्रभावी हो गया, जिसकी उत्पत्ति 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। तब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाने की कोशिश की थी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक आचार संहिता के मौजूदा स्वरूप पिछले 60 सालों के प्रयासों और विकास का नतीजा है। आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा स्वीकार किए गए नियम होते हैं। मतलब ये जो आदर्श आचार संहिता होती है, इस आदर्श आचार संहिता के अंदर जो नियम होते हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स को फॉलो करने होते हैं, उन्हें मानने होते हैं। इसका उद्देश्य प्रचार, मतदान और मतगणना को व्यवस्थित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखना और सत्तारूढ़ दल द्वारा राज्य मशीनरी और वित्त के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है। परंतु इसे कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। चुनाव आयोग आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच और इस जांच में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाने के लिए अधिकृत होता है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही यह आचार संहिता लागू हो जाती है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ये जारी रहती है। देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके मुताबिक पूरे देश में 7 चरणों में मतदान होंगे। मतदान 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक होंगे और 4 जून को इसके रिजल्ट आएंगे। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता के लागू होने का मतलब, आप यदि ये समझ रहे हैं कि इसमें हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो नेताओं और पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, तो आप गलत हैं। आचार संहिता लागू होने का असर नेताओं के साथ-साथ आम लोगों पर भी पड़ता है। इसकी अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि शुक्रवार को केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कई विभागों ने देर रात काम कर अपने विभागों के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। मसलन नितिन गडकरी ने 1700 करोड़ रुपए के 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। ये हाईवे प्रोजेक्ट्स गुजरात, असम और कर्नाटक के लिए हैं। इसी तरह आवास और शहरी मंत्रालय ने 925 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। ये सभी प्रोजेक्ट्स शुक्रवार की देर रात मंजूर किए गए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी? इसका जवाब है आचार संहिता। जाहिर है, ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आखिर है क्या? आइए जानते हैं इसकी पूरी एबीसीडी। तो सबसे पहले जो सवाल लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या है ये आचार संहिता? ये जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये है क्या? तो आचार संहिता को हम अंग्रेजी में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं। इस संहिता को चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के सहमति से तैयार करता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के आयोजन के लिए मार्गदर्शन होता है। इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता का पालन करने की जिम्मेदारी आचार संहिता का पालन करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, जिस वजह से आयोग बेहद शक्तिशाली हो जाता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाते हैं। यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आचार संहिता कब लागू होती है और कब खत्म होती है। तो
तो चुनाव की तारीख के ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है और मतगणना पूरी हो जाने के बाद खत्म हो जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता सिर्फ उस राज्य में लागू होती है। सवाल नंबर 3, क्या आचार संहिता के लागू रहते सभी विकास कार्य रुक जाते हैं? ये पूरी तरह से सही नहीं है। चुनाव की घोषणा के पूर्व शुरू किए गए काम जारी रहते हैं। यदि चुनाव के ऐलान तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो फिर उस पर आगे काम नहीं किया जा सकता। सरकारी खर्च पर चल रहे प्रोजेक्ट्स पर से सरकार का विज्ञापन संदेश हटाना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी नया निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सकता। ना ही चुनाव पूरा होने तक किसी भी लाभार्थी को मकान दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक पदाधिकारी को शामिल किए बिना आधारशिला इत्यादि रख सकते हैं। आचार संहिता लागू करने के दौरान गेहूं और अन्य कृषि संबंधी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए चुनाव आयोग से परामर्श लिया जा सकता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई सरकारी भर्ती भी नहीं होती है। आइए जानते हैं अब अगला महत्वपूर्ण सवाल, कौन कौन से काम आचार संहिता लागू होने के बाद भी नहीं रुकते हैं? अभी हमने देखा कि कौन से काम रुक जाते हैं जो नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन से काम जो है वो नहीं रुकते हैं, वो कंटिन्यू होते रहते हैं। जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर जाना, साफ सफाई, बिजली पानी से जुड़े काम पहले की तरह जारी रहते हैं। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत का काम भी चलता रहता है। अगर आपने मकान के लिए नक्शे के लिए पहले ही आवेदन दे दिया है, तो वो पास होगा। हालांकि इसके लिए नए आवेदन नहीं किए जाएंगे। कोई भी अधिकारी चुनाव का बहाना बनाकर इसे टाल नहीं सकता। अगला सवाल ये होता है कि जनसभा आयोजित करने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर क्या नियम है? किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने के लिए या जुलूस निकालने के लिए संबंधित थाने के समक्ष अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होता है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि उम्मीदवार पार्टियों के लिए आचार संहिता के क्या नियम हैं? कोई भी सत्ताधारी नेता सरकारी वाहन और भवनों का चुनाव प्रचार या चुनावी दौरों के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकार ना तो कोई घोषणा कर सकती है, ना शिलान्यास, ना ही लोकार्पण कर सकती है। हर प्रत्याशी और राजनीतिक दल को जुलूस, रैली, जनसभा या बैठक के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होती है। इसकी जानकारी नजदीकी थाने को भी देनी होती है। सभा की जगह और समय की जानकारी पहले से पुलिस अधिकारी को देनी होती है। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जाति, धर्म, भाषा, समुदाय के बीच भेदभाव या घृणा फैले। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से रिलेटेड क्या नियम है? ये भी एक जरूरी है, आइए इसे समझते हैं। किसी चरण के मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पहले तक किसी ओपिनियन पोल का प्रकाशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसे दिखाने की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने पर पाबंदी होती है। इसके अलावा मतदान खत्म होने के बाद जब आयोग शाम को अंतिम चुनाव प्रतिशत बता देता है, उसके बाद एग्जिट पोल बताया जा सकता है। अगला सवाल एक और महत्वपूर्ण ये उठता है कि मतदान के ठीक पहले और उस दिन कौन से नियम लागू होते हैं? तो मतदान से एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले तक किसी भी तरह की बैठक और जनसभा पर रोक रहती है। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में किसी पोस्टर, बैनर या प्रचार की अनुमति नहीं होती है। मतदान केंद्र के आसपास चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। केवल चुनाव आयोग से प्राप्त वैध गेट पास वाले व्यक्ति ही वोटिंग बूथ तक जा सकते हैं। तो ये था इस आचार संहिता का विश्लेषण।
कि जब ये आचार संहिता चुनावों के दौरान लागू होती है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पैक्ट होता है, क्या-क्या रूल्स होते हैं, जो किसी नेता को फ़ॉलो करने पड़ते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ॉलो करने पड़ते हैं, या एक आम लोगों से जुड़े हुए कौन से काम हो सकते हैं और कौन से काम नहीं हो सकते। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो विश्लेषण के साथ। नमस्ते।